हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 35। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि रतन सिंह काव्या के माथे पर गन रखता है और देव काव्या को बचाने के लिए भागता है। अब आगे। पर तब तक मोहन काव्या और रतन सिंह के बीच खड़ा था। मोहन की आंखें आंसुओं से भरी थी। कोशिश भी मत करना अब मेरी बहन को कोई भी तकलीफ पहुंचाने की। अब तक आपने खुद और मुझसे भी उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, पर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये गन नीचे कर दो, मोहन गुस्से से कांपते हुए कहता है। मोहन के मुंह से खुद को बहन सुनकर काव्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो पास ही खड़े देव को देखती है, जो काव्या को देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज काव्या को इतने सालों में पहली बार भाई का साथ मिल रहा था। अच्छा, तो अब ये तेरी बहन हो गई? हाँ, आखिरकार खून तो तुझ में भी अपनी माँ का ही है, तो असर तो दिखाएगा ही। रतन सिंह मोहन को देखते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है। हाँ, असर दिखा दिया मेरी माँ के खून ने, और मैं तो सोचता हूँ ये असर पहले क्यों नहीं दिखा। आज खुद से नफरत हो रही है मुझे, घिन आ रही है मुझे खुद से, मोहन चिल्लाते हुए कहता है। आपको तो मैंने भगवान की तरह पूजा था ना, तो फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे मेरी ही माँ से दूर कर दिया, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने आपसे स्वार्थी इंसान नहीं देखा, अपने स्वार्थ के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया। मैं लड़का था इसीलिए आपने मुझे अपने साथ रख लिया, और निधि लड़की थी तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया। वाह, क्या सोच है आपकी। आपको निधि के साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? खून तो उसमें भी आपका ही था ना। बस कर, अब इसके बाप की तरह मुझे प्रवचन मत दे और हट जा मेरे आगे से, क्योंकि आज इस लड़की को मरना होगा। इसने और इसके बाप दोनों ने मेरा जीना ही हराम किया है। इसके बाप को तो बस, अब एक और शब्द नहीं। काव्या मोहन को पीछे करके खुद रतन सिंह के सामने खड़ी होते हुए कहती है। काव्या का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल था, आंखें ऐसी जैसे आंसू नहीं अंगारे गिर रहे हो। चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। काव्या का ये रूप तो देव और मोहित भी आज पहली बार देख रहे थे, पर किसी अनहोनी की आशंका से देव का दिल जोरों से धड़कने लगता है। काव्या रतन सिंह के पास जाकर चीखते हुए कहती है, क्या तब से इसका बाप लगा रखा है? मिस्टर राजेश पुरोहित, ये नाम है मेरे पापा का, और अगर एक शब्द और बोला ना मेरे पापा के खिलाफ तो तुम्हारी इस गंदी जीभ को तुम्हारे गले में लपेटकर जान से मार दूंगी तुमको। काव्या रतन सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहती है। आज काव्या का ये रूप देखकर रतन सिंह भी हैरान था। और क्या बोला तुमने? मैं लड़की थी इसीलिए मुझे छोड़ दिया? क्या लगता है तुमको लड़कियां कमजोर होती हैं? उनके अंदर हिम्मत नहीं होती? वो कुछ भी कर सकती हैं। तूने निधि दी को इसीलिए मारना चाहा था ना कि वो लड़की थी? मुझे सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया था ना कि मैं लड़की थी? और तुझको लगता था कि मैं जिंदगी भर सिर्फ तुझसे डरती रहूंगी, तेरे सामने कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी? तो देख, आज मैं खड़ी हूँ तेरे सामने और तेरी आंखों में आंखें डालकर कह सकती हूँ कि तुझसे बड़ा कायर आदमी कोई नहीं है। और तब से क्या ये गन दिखाकर सबको डरा रहा है? चलाने की हिम्मत है तेरे अंदर इसको? काव्या चिल्लाते हुए कहती है। और फिर रतन सिंह ने जिस हाथ में गन पकड़ी थी उसको अपने माथे पर लगाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, जिससे लग रहा था आज अंगारे गिर रही हैं और जो आज रतन सिंह को जला देंगे, से देखते हुए चिल्लाते हुए कहती है, चला गोली। मैंने कहा चला गोली। ये देखकर देव, मोहित, मोहन, सीता जी, निधि सब भागकर काव्या के पास आ जाते हैं। काव्या छोड़ो उसका हाथ, और पागल हो गई हो क्या? गोली चल जाएगी। काव्या छोड़ो उसका हाथ। देव काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है। पर अब काव्या पर किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर काव्या की सांसें जरूर फूलने लगी थी, जिसको देखकर मोहित और देव दोनों डर जाते हैं। पर काव्या पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। काव्या फिर रतन सिंह पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा चला गोली। क्या हुआ, अब हिम्मत नहीं हो रही है? चला गोली। तुझे मेरी हिम्मत देखनी थी ना, तो अब चला गोली। काव्या को इतना गुस्से में देखकर रतन सिंह के भी हाथ कांपने लगते हैं। वो काव्या के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर काव्या ने उसका हाथ इतना कसकर पकड़ रखा था कि अब डर काव्या की आंखों में नहीं बल्कि रतन सिंह की आंखों में दिख रहा था। शायद आज उसको काव्या का ये रूप देखकर ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी
कि औरत अगर एक ममतामयी माँ है तो उसका एक रूप चंडी का भी है। जो डर आज तक रतन सिंह काव्या की आंखों में अपने लिए देखना चाहता था, आज वो डर रतन सिंह की आंखों में काव्या का दिख रहा था। पर इतना चिल्लाने से अब काव्या की सांसें फूलने लगी थी और काव्या की रतन सिंह के हाथ पर पकड़ भी ढीली होने लगी थी। अभी तक गुस्से से कांपती काव्या अब निढाल सी होने लगी थी। अभी तक रतन सिंह का सामना करती हुई काव्या अब अपनी सांसों से लड़ने लगती है। मोहित काव्या को संभालते हुए वहीं नीचे बैठ जाता है और काव्या के हाथ में उसका पंप देता है, पर रतन सिंह अभी भी वैसे ही खड़ा था। पर तब तक राघव पुलिस को लेकर अंदर आ जाता है कि तभी देव रतन सिंह का गला दबाते हुए गुस्से से चीखते हुए कहता है, तुझे दूसरों को तकलीफ देने में बहुत मजा आता है ना, पर याद रखना अगर आज मेरी काव्या को कुछ भी हो गया ना तो तुझे ऐसी मौत दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। पर रतन सिंह अभी भी काव्या को ही देख रहा था। उसकी आंखों में तो अभी भी काव्या का वो भयानक रूप ही दिख रहा था कि तभी मोहित देव को आवाज लगाते हुए कहता है, देव छोड़ो उसको, काव्या पर पंप का कोई असर नहीं हो रहा है, उसकी नाक से खून भी आ रहा है। देव जल्दी गाड़ी निकालो, हमको काव्या को हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये सुनते ही देव रतन सिंह का गला छोड़ देता है और भागते हुए काव्या के पास आता है। काव्या को सांस लेने में दिक्कत तो हो रही थी, पर उसके साथ साथ काव्या के नाक से भी खून निकल रहा था, जिसको देखकर देव डर जाता है और जल्दी से गाड़ी लेने के लिए बाहर जाने लगता है। पर तब तक मोहन गाड़ी लेकर आ जाता है और उनको जल्दी से काव्या को गाड़ी में लेकर आने को कहता है। देव जल्दी से काव्या को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है। मोहित राघव को सीता जी और निधि को घर ले जाने के लिए कहता है और खुद मोहन की गाड़ी में बैठ जाता है और मोहन काव्या को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रतन सिंह को पुलिस अपने साथ ले जाती है क्योंकि रतन सिंह ने अपना सारा जुर्म खुद कबूल कर लिया था। मोहन, मोहित और देव तीनों काव्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर काव्या का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, पर देव अभी भी वहीं दरवाजे से खड़ा होकर काव्या को देख रहा था। काव्या काफी तकलीफ में थी। काव्या को इस हालत में देखकर देव की आंखें नम हो जाती हैं। मोहन एक किनारे पर खड़ा था, मोहित भी वहीं कुछ दूरी पर खड़ा था, पर देव को इस तरह देखकर मोहित देव के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए कहता है, काव्या ठीक हो जाएगी देव, तुम चिंता मत करो। मोहित, ये मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैंने कल ही काव्या को कहा था और उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो खुद को संभालेगी, पर नहीं संभाला उसने खुद को और खुद को तकलीफ पहुंचा ही ली। वो क्यों नहीं समझती मोहित कि उसकी तकलीफ से मुझको भी तकलीफ होती है। मैं नहीं देख सकता काव्या को इस हालत में। मोहित, इतना कहकर देव मोहित के गले लगकर रोने लगता है। संभालो खुद को देव, ये बात तो तुम भी जानते हो। आज वो सब बातें जिनसे काव्या हमेशा बचती रहती थी, वो सब एकदम से उसके सामने आ गई, तो उसका थोड़ा पैनिक करना तो बनता था ना। हमारे भी माँ पापा के बारे में कोई इतना भला बुरा कहे तो गुस्सा आना तो बनता है ना देव। इतना गुस्सा कि उसको अपनी जान का भी होश ना रहे। जब खुद के आत्म सम्मान पर बात आती है ना देव, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। और जितना मैंने काव्या को जाना है तो वो आज तक अपने आत्म सम्मान के लिए ही जीती आई है, और आज तो उसके साथ साथ वो हर लड़की के आत्म सम्मान के लिए लड़ रही थी, जिनको लोग अपने पैर की जूती समझते हैं। मोहित देव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, पर आज काव्या ने साबित कर दिया कि अगर किसी लड़की के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो वो काली का रूप लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। और माफ कर देना अगर कुछ गलत बोला हो तो। मोहन देव और मोहित को देखते हुए कहता है, आपने कुछ गलत नहीं कहा बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जब किसी के भी आत्म सम्मान पर चोट पहुंचती है तो उसको ना अपनी फिक्र होती है और ना ही अपनी जान की। पीछे से आते हुए सीता जी कहती हैं। फिर सीता जी मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अब तो हम आप में एक नया मोहन देख रहे हैं बेटा, वरना जब हमने आपको वहाँ पहली बार देखा तो आप बिल्कुल उस रतन सिंह की परछाई लग रहे थे, पर जब आप अपनी बहन की ढाल बनकर खड़े हुए थे ना बेटा, तब आप में हमको एक नया मोहन दिखा था जो हमारा बेटा था, और हमको गर्व है आप पर बेटा कि आप हमारे बेटे हो। इतना कहकर सीता जी मोहन को गले लगा लेती हैं। माँ और बेटे दोनों की आंखों में आंसू थे। आज इतने सालों बाद सीता जी को अपना बेटा और मोहन को अपनी माँ जो मिल गई थी। माँ, आपने तो मुझे माफ कर दिया, पर काव्या, उससे मैं किस मुंह से माफी मांगूंगा? कैसे उससे अपनी नजरें मिला पाऊंगा माँ? वो भी मुझे आप ही की तरह माफ कर देगी? मोहन सीता जी के गले लगकर कहता है।
तो देव मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, वो काव्या है मोहन, वो तो परायों को भी अपना बना लेती है और तुम तो उसके अपने भाई हो। और जो खुशी मैंने तुम्हारे बहन बोलने पर उसकी आंखों में देखी थी, उसको देखकर तो कोई भी बता सकता था कि वो तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो ये बात तुम खुद उससे भी पूछ सकते हो, देखना उसका भी यही जवाब होगा। देव मोहन को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, देव बिल्कुल सही कह रहा है मोहन, और गलत तुम नहीं थे बल्कि जिसके साथ तुम थे वो गलत था। इसीलिए इस गिल्ट में बिल्कुल भी मत रहना कि तुमने कुछ गलत किया है। मोहित मोहन के पास आकर कहता है। फिर मोहन निधि के पास जाता है। निधि, मैं काव्या के साथ साथ तुम्हारा भी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुमको और माँ को गलत समझा, मुझे माफ कर दो। मोहन निधि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है। तो निधि मोहन का हाथ पकड़ लेती है। नहीं भाई, आपने कोई गलती नहीं की है, बल्कि गुस्से में मैं ही कुछ ज्यादा बोल गई, सॉरी भाई। निधि की आंखें नम थी। ये देखकर सीता जी निधि और मोहन दोनों को गले लगा लेती हैं। आज हम बहुत खुश हैं, हमको हमारे दोनों बच्चे मिल गए। सीता जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इसी तरह रात हो जाती है। काव्या को भी डॉक्टर घर ले जाने की इजाज़त दे देते हैं, पर काव्या को ज़्यादा बात करने से मना किया था, क्योंकि बोलने से काव्या को तकलीफ हो सकती थी। मोहित ने पूजा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। पूजा हॉस्पिटल आने की जिद करती है, तो मोहित उसको काव्या के ठीक होने और जल्दी ही घर आने की बात कहकर पूजा को वहाँ सब कुछ संभालने के लिए कहता है। रात 11 बजे के करीब देव बाकी सबके साथ काव्या को हॉस्पिटल से लेकर घर पहुँच जाता है। काव्या पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। देव काव्या को लेकर अंदर आता है तो पूजा, सरिता जी, विक्की, दादू, महेश जी सब काव्या का ही इंतजार कर रहे थे। काव्या को देखते ही सरिता जी जल्दी से काव्या के पास जाकर काव्या को गले लगा लेती हैं। फिर बाकी सब भी काव्या से मिलते हैं, पर दवाओं के असर से अभी भी काव्या का सिर घूम रहा था। तो सरिता जी देव को काव्या को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहती हैं। फिर सरिता जी सबको भी आराम करने को कहती हैं और सीता जी और मोहन को भी आज रात उनके साथ ही रुकने को कहती हैं। निधि तो पहले ही अपने ससुराल वापस चली गई थी। देव काव्या को उसके रूम में ले जाकर आराम से बेड पर लेटाते हुए कहता है, तुम आराम करो, मैं आज यहीं सोफे पर सोऊंगा, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझको आवाज लगा देना। इतना कहकर देव काव्या को कंबल उड़ाकर जाने लगता है तो काव्या देव का हाथ पकड़ लेती है और धीरे से बोलती है, देव सॉरी, मुझे पता है आप। काव्या इससे आगे कुछ कहती, देव काव्या के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उसका हाथ नीचे रखते हुए कहता है, सो जाओ काव्या, डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने से मना किया है, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे उठाना। इतना कहकर देव सोफे पर लेट जाता है, पर आज देव की आवाज़ और चेहरे दोनों में गंभीरता थी। काव्या सामने लेटे देव को ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। पर दवाओं की वजह से थोड़ी ही देर में काव्या को नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे थे कि तभी किसी आवाज से देव की आंखें खुल जाती हैं। वो काव्या को देखता है तो काव्या अपने बेड पर नहीं थी। देव दरवाजे की तरफ देखता है तो वो भी खुला हुआ था। देव घबरा जाता है और भागते हुए नीचे की ओर जाने लगता है। देव हॉल में देखता है पर काव्या वहाँ भी नहीं थी कि तभी हाथ में पानी का जग लिए काव्या किचन से बाहर निकल रही थी। देव गुस्से से काव्या के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर काव्या पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुमको मेरी बात समझ नहीं आती या तुमको मेरी बात ना मानने में मजा आता है? मैंने कहा था ना तुमको कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, तो क्या जरूरत थी तुमको यहाँ आने की? वो मुझे प्यास लगी थी और रूम में पानी नहीं था। मैंने आपको आवाज़ भी लगाई थी पर आप शायद गहरी नींद में थे तो मैं खुद ही पानी लेने नीचे आ गई, सॉरी। काव्या बहुत धीरे से देव को देखते हुए कहती है तो देव काव्या के हाथ से पानी का जग लेता है और काव्या का हाथ कसकर पकड़कर उसको उसके कमरे में ले जाने लगता है। देव ने काव्या का हाथ इतना कसकर पकड़ा था कि अगर उसने काव्या का हाथ छोड़ दिया तो कोई काव्या को उससे छीन कर ले जाएगा। काव्या तो बस एक टक देव का चेहरा ही देख रही थी, जिस पर डर साफ झलक रहा था। देव काव्या को कमरे में लाकर काव्या को पानी पिलाता है और फिर काव्या को सुला देता है और काव्या को बिना कुछ कहे खुद भी सोफे पर जाकर लेट जाता है। पर अब देव की आंखों से नींद गायब हो गई थी। अगली सुबह काव्या की आंख खुलती है तो देव सोफे पर नहीं था।
काव्या को लगता है कि शायद देव अपने रूम में या नीचे चला गया होगा। काव्या भी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, तो काव्या फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है और फिर तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाती है। मोहित सामने से काव्या को आता देखकर जल्दी से काव्या के पास जाकर उसको सबके बीच लाते हुए कहता है, तो इतना जल्दी उठ गई? अच्छा, तेरे लिए गुड न्यूज़ है। आंटी ने तेरे और देव की शादी का मुहूर्त पंडित से निकलवा लिया है। आज से 15 दिन बाद हमारी काव्या दुल्हन बनेगी। मोहित काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो काव्या शर्मा जाती है। अरे, हमारी दुल्हन तो अभी से शर्माने लगी। अभी थोड़ा समय है काव्या जी। पूजा काव्या को छेड़ते हुए कहती है, सरिता आंटी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम काव्या की शादी अपने घर से करना चाहते हैं। प्लीज आंटी। मोहित सरिता जी के पास आकर कहता है, इसमें प्लीज कहने वाली कोई बात नहीं है बेटा। जितना काव्या पर हमारा हक है इतना ही आपका भी है। और अगर हमारे बेटे की शादी इतनी खूबसूरत जगह से होगी तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। पर हाँ, इस बात की इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दूंगी कि काव्या भी आज ही तुम्हारे साथ वापस जाएगी। ये 15 दिन मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी और मैं तो तुमको भी कह रही हूँ कि तुम भी तब तक यहीं रुक जाओ। नहीं आंटी, हमको आज ही निकलना होगा, इसीलिए सॉरी। क्या तू आज ही वापस जा रहा है? और ये बात मुझे कौन बताएगा? और इतनी भी क्या जल्दी है? माँ सही तो कह रही है, कुछ दिन रुक जाना प्लीज। काव्या मोहित के पास आकर कहती है, अब तो तुझे भी वहीं आना है, तो हमको यहाँ रुक कर क्या करेगी? और अभी मेरा जाना जरूरी है, वरना हम रुक जाते। मोहित काव्या को समझाते हुए कहता है कि तभी अभी आकर काव्या की उंगली पकड़ते हुए कहता है, पापा मम्मा, मुझे कली के पास ही रहना है। काव्या अभी का हाथ पकड़कर मोहित के पास जाकर कहती है, ठीक है, अगर तेरा जाना जरूरी है तो तू जा, पर अभी को मेरे पास छोड़ जा। वैसे भी 15 दिन के बाद हम सबको वहाँ आना ही है, तो अभी भी मेरे साथ ही आ जाएगा प्लीज। ठीक है काव्या, तुम अभी को अपने साथ यहीं रख लो और अभी काव्या को बिल्कुल परेशान नहीं करना है, ओके? पूजा अभी को समझाते हुए कहती है, ओके मम्मा। कहकर अभी पूजा के गले लग जाता है कि तभी सीता जी काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अच्छा काव्या बेटा, अब हम भी चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। फिर सीता जी सरिता जी के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, सरिता जी, अब हमको भी इजाजत दीजिए। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारी बेटी बहुत खुशकिस्मत है जो उनको इतना अच्छा ससुराल मिला है। अरे नहीं सीता जी, खुश नसीब तो हम हैं जो हमको काव्या मिली है, और हम सबको भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कहकर सरिता जी सीता जी को गले लगा लेती हैं कि तभी मोहन काव्या के पास आता है। काव्या, वैसे तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है आपने कुछ नहीं किया है भाई। काव्या मोहन को बीच में रोकते हुए कहती है, भाई आपने कभी मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई। आपको तो खुद उस इंसान ने मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है। मैं जानती हूँ भाई, जब कोई अपना ही धोखा देता है तो कितना दर्द होता है, और आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना ख्याल रखिए। मोहन तो एक टक काव्या का चेहरा देख रहा था, फिर वो एक मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को देखते हुए कहता है, माँ ये लड़की क्या है जिसने इसको इतनी तकलीफ पहुंचाई, इसको फिर भी उसकी ही चिंता हो रही है, और मैं इतना बेवकूफ कि उसको आज तक इतना गलत समझता रहा। नहीं भाई, गलत आपने मुझे नहीं समझा, बल्कि उस गलत आदमी की सोच ने आपको मुझे गलत समझने पर मजबूर कर दिया। और वैसे भी ताई माँ का खून कभी गलत नहीं हो सकता भाई। काव्या मोहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तो मोहन काव्या को गले लगा लेता है। आज तक अपने आप को अनाथ समझने वाली काव्या को आज अपना पूरा परिवार मिल गया था। आज काव्या बहुत खुश थी, और यही खुशी काव्या की आंखों में नमी ले आती है। काव्या को खुश देखकर बाकी सब भी खुश थे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 36 में देखिएगा कि आखिरकार देव काव्या से क्यों नाराज हैं, और देव और काव्या की सगाई होती है या कोई और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।